नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। तो चीन में कोरोना के कहर के बाद भारत में भी अब मास्क वाले दिन लौट आए हैं। भारत सरकार ने भी राज्यों के लिए गाइडलाइन जारी की है, साथ ही लोगों से अपील की है मास्क लगाने की कि लोग मास्क को लेकर एहतियात बरते, सतर्कता बरते। साथ ही लोगों को मास्क लगाने की अपील की गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने भी संभावना जताई है कि जल्द ही कोरोना का पीक आ सकता है। वहीं चीन में कोरोना के बढ़ते कहर के बाद वहां के अस्पतालों से आ रही तस्वीरें पड़ोसी देशों की टेंशन बढ़ा रही हैं, जिसको लेकर सभी देश अलर्ट हो गए हैं। भारत की बात की जाए तो वैश्विक स्तर पर बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने चीन, जापान, हांगकांग, बैंकॉक और दक्षिण कोरिया से भारत आने वाले लोगों का आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। तो चीन में कोरोना ने टेंशन बढ़ा दी है। साथ ही अब चीन के साथ साथ बाकी जो पड़ोसी देश है वहां की टेंशन भी बढ़ी हुई है, क्योंकि चीन से जो लगातार चीन के अस्पतालों से तस्वीरें सामने आ रही है वो परेशान करने वाली है, हैरान करने वाली है, क्योंकि वहां पर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट आया है BF7, उसने कहर बरपा रखा है, जिसको लेकर वहां से नई नई तस्वीरें आए दिन वहां के अस्पतालों की जारी होती रहती हैं, जो हैरान कर देने वाली है। वहीं इसको लेकर भारत सरकार ने भी अलर्ट पर नजर आ रहा है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक की थी, गाइडलाइन जारी किए थे राज्यों के लिए। साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है कि मास्क को लेकर सावधानी बरती जाए, मास्क जरूर पहने। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर अनिल कुमार, पूर्व सीएमओ कैलाश अस्पताल के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और साथ ही डॉक्टर अमित त्यागी, एम्स ऋषिकेश के प्रोफेसर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में। तो अनिल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, चीन में ये कहर बरपाने वाला जो कोरोना का नया वेरिएंट है, ये कितना खतरनाक है, कितना सावधान रहने की जरूरत है लोगों को, कितना यहां पर सतर्क रहने की जरूरत है इस नए वेरिएंट से? देखो, जो BF7 वेरिएंट है उनका ही सब वेरिएंट है, पर चाइना में जो कह सकता है वो किसी से अछूता नहीं रहा है जी। और इसमें हम लोगों को जो है, जो गाइडलाइंस पहले से चल रही थी हमारी, जो ओमिक्रॉन के समय पे थी और डेल्टा के समय पे जो गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दी थी जी, उन्हीं को हमको फॉलो करना है दोबारा से जी। और इससे लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अभी इंडिया में इतना इसने पैर नहीं पसारे हैं। जो हमारी सरकार ने जो नियम बनाए उनको हम फॉलो करें और जो हमारा आरटी-पीसीआर का जो टेस्ट है, जो एयरलाइंस पे जो गाइडलाइन थी वो फॉलो की जाए, तो इससे हम किसी अनिल जी, आप कह रहे हैं यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन चीन के अस्पतालों से जो तस्वीरें आए दिन लगातार सामने आती हैं वो हैरान करने वाली है। तो ये जो नया वेरिएंट आया है BF7, इसका जो इलाज है वो पुराने ढर्रे पर ही होगा? जो पहले वेरिएंट आए हैं, जैसे डेल्टा वेरिएंट या पहले जो वेरिएंट आए हैं, उनमें जो जिस तरीके से इलाज होता था, इस BF7 का भी उसी तरीके से इलाज संभव है, या फिर नई तकनीक या फिर नए तरीके से इलाज ढूंढने की जरूरत होगी? देखो, सबसे पहली बात तो ये कि हमें जो BF7 का जो वेरिएंट जो है उसमें हमें ये देखना कि कौन सी दवाई उसमें काम कर रही है जी। या पहले जैसे स्तर पे हम इलाज कर पाएंगे पेशेंटों का, या उसके साइन सिम्टम्स कैसे हैं, या वो किस तरीके से जो पेशेंट पे जो अटैक कर रहा है जी। वो किस तरीके से। अभी जो हमारे जो 4 पेशेंट या 5 पेशेंट जो इंडिया में आए हैं जी। तो अभी उनपे बेसिक तरीके से ट्रीटमेंट किया गया है, ना कि कोई उस घर पे रखा गया है उनको जी। और उसी तरीके से जो पहले से इलाज कर रहे थे उसी तरीके से इस वेरिएंट का जो 5 लोगों को इलाज हुआ है वो पहले की तरह किया गया है, ना कि उसमें कुछ हटके किया गया है। बट ये है कि इसके डिपेंड करता है कि और साइन सिम्टम्स किस तरीके से आ रहे हैं। जैसे किसी को रेस्पिरेटरी फेलियर तरह की दिक्कत होती है, लूज मोशन होता है, या स्टोमक ऐक होता है, या कोई पाल्पिटेशन होती है, और कोई सीवियर केस भी इसमें बन सकते हैं। जैसे पहले हमारे केस रहे हैं हिंदुस्तान में, हमने जो देखे हैं जी। उसी तरीके के केस फिर से हो सकते हैं, बट इस पे अगर ध्यान दिया जाए तो इसको पहले क्यूरेबल किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, इस नए वेरिएंट के लक्षण क्या कुछ सामने आए हैं? किस तरीके से ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, या इसके शुरुआती लक्षण की अगर हम पहचान करना चाहें तो वो क्या हो सकते हैं? देखो, शुरुआती लक्षण जैसे इसके पहले हम ओमिक्रॉन और डेल्टा भी देख चुके हैं, हम कई वेरिएंट से निकल चुके हैं। तो पहले उसमें गले में दर्द होता था, खांसी होती थी, स्नीजिंग होती थी बहुत ज्यादा, और सांस लेने में तकलीफ होती थी, और पेशेंट का जो सैचुरेशन था वो घट जाता था। जी। तो
देखना है कि पेशेंट को किस तरीके के लक्षण हैं और किस तरीके के उसको ये, पर इसमें कुछ डिफरेंट लक्षण जो आए, जैसे कि पेट में दर्द होता है, मसल क्रैम्प होती है और उल्टी भी होती है पेशेंट को, जी लूज मोशन भी होता है। ये 5-6 जो है लक्षण वो बिल्कुल डिफरेंट है पहले वाले ओमिक्रॉन से और डेल्टा से। वो हमें डायग्नोज करना है कि चिकित्सक को देखना है कि हम किस तरीके से डायग्नोज करें कि ये एक दूसरा वेरिएंट है या ये पहला वाला वेरिएंट है। जी कोरोना उनके बीच में ही था, कोरोना तो गया नहीं है, पर सबसे बड़ी बात ये कि नया वेरिएंट आए, थोड़ा सोचने का वो है कि अलग से कुछ वेरिएंट के लक्षण लेके आया है। जी ये जब हम पहले शुरुआत में जब हम पेशेंटों को देख रहे थे कोरोना के, जब इंडिया में कोविड आया था, जी डेल्टा भी आया था, अल्फा भी आया था, ओमिक्रॉन भी आया था, हम्म तो हम तो साइन और सिम्टम्स होते भाई हम इसे डर करने की कोई दिक्कत नहीं है, हम हिंदुस्तान के लोग बहुत मजबूत होते हैं। उसके बाद जो विस्फोट बन के वो फूटा जी तो संभालना बड़ा मुश्किल हो गया था, बहुत ज्यादा जान चली गई थी, जान चली गई थी। जी और जिस तरीके से अभी इसके नए नए लक्षण आए हैं, 5-7 केस आए हैं, अभी मैं खुदा ना खास्ता नहीं समझता हूँ वो लोग क्यूरेबल हुए हैं। जी जी सबसे पहले इसके लिए एहतियातन की अगर हम बात करें, पहले वैक्सीनेशन नहीं हुआ था, पहली और दूसरी लहर की अगर हम बात करें तब अचानक से कोरोना की एंट्री हुई थी, तब हम वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। लेकिन अब ज्यादातर लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, कुछ कहा जाए तो 20 या 25% लोगों को बूस्टर डोज भी लग चुकी है। पहली डोज तो या पहली या दूसरी एक ना एक डोज सभी को लग चुकी है। तो वैक्सीनेशन के बावजूद ये जो BF7 वेरिएंट है ये कैसे प्रभाव डाल रहा है लोगों पर? देखो, BF7 जो है वैक्सीनेशन के बाद काफी प्रभाव नहीं डाल पाएगा जी वो चाइना में। सर, लेकिन चाइना की बात की जाए, वैक्सीनेशन तो वहां पर भी हुआ है, लेकिन वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली है। तो डरने की जरूरत तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी है, लोगों में दहशत का माहौल तो यहाँ पर भी है। मैं ये कहना चाहता हूँ चाइनीज की जो वैक्सीनेशन थी उसमें वो ज्यादा कारगर नहीं बैठती है लोगों पे, जो हिंदुस्तान की वैक्सीन जो है वो काफी कारगर रही है लोगों के ऊपर। और मुझे लग रहा है कि 50 से 60% जो 70% तक वैक्सीन हमारी काम करेगी लोगों के ऊपर। ये जब हमने पिछली बार भी देखा था, बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लगने के बाद भी जो वेरिएंट जो था उसको इफेक्टिव किया लोगों को, बट उससे इतना काम नहीं कर पाया इसकी वजह से। हम लोगों ने भी काफी ट्रीट किया था लोगों को, हमने देखा था कि हद तक ये वायरस जो है वैक्सीन लगने के बाद अटैक कर रहा है बंदे को। तो हमने पेशेंटों को देखा, उनसे पूछा भी, उन्होंने हमें हमारे ऊपर वैक्सीन का काफी प्रभाव है और हमें करने की क्षमता काफी मिली है। जी हम जैसा देख रहे हैं कि चाइना में अभी जैसे कि 4 करोड़ लोगों को टीका नहीं लगा है, जी ज्यादातर लोग मारे जा रहे हैं वहाँ पे, और सरकार की उनकी कम्युनिटी होने के कारण उनका इलाज नहीं कर पा रही। जी हमारे साथ डॉक्टर अमित त्यागी भी जुड़े हुए हैं, एम्स ऋषिकेश के प्रोफेसर हैं। सर, आपका स्वागत है इंडिया वॉइस में। आपसे जानना चाहूंगी कि पिछली बार जब कोरोना की एंट्री हुई थी तब परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। तब ना हम मास्क के आदी थे, ना ही सैनिटाइजर के, ना ही वैक्सीनेशन के। लेकिन अब जब पहली और दूसरी लहर के बाद मास्क और सैनिटाइजर या वैक्सीनेशन भी हो ही चुका है, और मास्क और सैनिटाइजर तो डेली रूटीन का हिस्सा बन चुका है, तो ये जो चीजें हैं ये नए वेरिएंट पर कितना असरदार या कारगर साबित हो सकती हैं? अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करें तो निश्चित तौर पे जो हमारी जो आदतें हैं जी उन आदतों के हिसाब से हम निश्चित तौर पे वो हमारे अनकॉन्शियस हैबिट्स में आ चुकी हैं जी। तो बहुत सारे लोग अब उन आदतों में हैं कि जो मास्क पहनते हैं। हालांकि जो कोविड की जो वेव है उसके नीचे जाने से फिर से एक ढीला ढाला रवैया फिर से आ रहा है। लेकिन अगर हम दूसरे सरकार की कोशिशें हैं और अस्पताल कम्युनिटी लेवल पे जो प्रयास किए जाते हैं उसमें फिर से एडवाइजरी जारी हो रही है जी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और जो आदतें हैं मास्क पहनना जी निश्चित दूरी रखना। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स हैं खांसी के, बुखार के, कोल्ड के, तो आपको अपने आप को आइसोलेशन में रखना। तो ये सारी चीजें फिर से एक बार जरूरी बन जाती हैं क्योंकि एक अंतर है बस। निश्चित तौर पे हमारी तैयारी पहले से काफी अच्छी है, चाहे वो अस्पताल के लेवल पे बात करें, चाहे इंडिविजुअल की आदतों की बात करें आदमी, तो हम पहले से ज्यादा तैयार हैं। लेकिन ये जो वेरिएंट है, ये वेरिएंट का जो आर फैक्टर है दैट इज 16 और ओमिक्रॉन का 11 के आसपास था। और ये ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट है जिसका आर फैक्टर ज्यादा है, मतलब एक आदमी 16 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो जब ये शुरू में आया था तो 1 से 2 से स्टार्ट हुआ था। तो इसका जो हालांकि इसके सिम्टम्स कम है, लेकिन अगर
ओल्ड एज जो लोग हैं, जिनको शुगर की बीमारी है और दूसरी बीमारियां हैं, उनको उनको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। जो जो थोड़े से वृद्ध हैं, उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके सिम्पटम्स हल्के हैं, लेकिन चूँकि ये ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है, ज़्यादा लोगों के पास इन्फेक्शन होता है, तो एक समय पे अस्पताल पे लोड बढ़ सकता है और हमें बस वो तैयारी ज़्यादा अच्छे तरीके से जी, आप कह रहे हैं कि इससे संक्रमण का खतरा ज्यादा है। अभी तो खैर भारत में ज्यादा केस नहीं मिले हैं, तो सबसे पहले कौन-कौन से ऐसे एहतियातन कदम है जो उठाने चाहिए लोगों को भी, सरकार की तरफ से भी? क्योंकि सरकार ने हालांकि एडवाइजरी जारी की है, लेकिन एडवाइजरी से तो कुछ नहीं होगा, लोगों को अभी उस पर अमल करना जरूरी है। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है कि एडवाइजरी, लेकिन एडवाइजरी जारी करने से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और सारे एडमिनिस्ट्रेशन अपने अलर्ट हो जाते हैं जी। और उसका पालन करना जरूरी होता है। तो एक नागरिक के तौर पे ये दायित्व नागरिक का भी बनता है और स्टेट का भी बनता है कि उसको लागू कराया जाए। जी। तो एडवाइजरी का अपना एक पर्पज होता है जो निश्चित तौर पे जारी कर दी गई है, लेकिन एक इससे बहुत ज्यादा हमें वो, क्योंकि तैयारी हमारी है, बस एक ही हमें ध्यान रखना है कि ये संक्रमण ज्यादा करता है और हमें अपने जो लोग जिनको क्रॉनिक बीमारियां हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है और जो वृद्ध लोग हैं, उनका ध्यान ज्यादा रखना है। एहतियात के तौर पे जैसे ही आपको कोल्ड होता है तो नागरिक के तौर पे आपको अपने आप को आइसोलेशन में रखना जरूरी है। अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है, आसपास जाके टेस्ट कराना जरूरी है ताकि आप आइसोलेट हो सकें और आप ऐसे लोगों को इन्फेक्ट ना कर सकें जिनको खतरा ज्यादा है। जी, अमित जी, हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला भी जुड़े हैं, आईएमए के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हैं। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि जो कोरोना का नया वेरिएंट है BF7, वो चीन में कहर बरपा रहा है। हालांकि यहाँ पर अभी उसकी एंट्री नहीं हुई है, लेकिन इसके लिए सरकार की बात की जाए तो सरकार की तरफ से कौन कौन से ऐसे एहतियातन कदम उठाने चाहिए? क्योंकि पहली लहर भी हम देख चुके हैं, दूसरी लहर भी देख चुके हैं, तो क्या कुछ तैयारी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि ये जो वायरस है वो भारत में पैर न पसार सके? पूजा झा, लेट मी पुट एवरीथिंग इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव। आप याद करके देखिए, आज से जस्ट 4 या 5 दिन पहले इंडियन मीडिया में भी कोरोना की बातचीत भी नहीं हुई। 5 डेज टाइम सब कुछ बदल गया। पहली बात, इसमें कोई शक नहीं है, चाइना इज फेसिंग ए ह्यूज एपिडेमिक BF.7, लेकिन अभी तक हमारे केस में BF.7 के सब सीरियस आए केस हैं जो कि असली सीरियस। जो ज्यादातर दूसरे केसेस अभी भी होते रहते हैं वो BA2 या 3 वाले होते हैं, जो बहुत ही हार्मलेस टाइप वाले, आसानी वाले। अब आप कहेंगे कि हम क्या हाथ पे हाथ रखते हैं? वी डू नॉट। आपने देखा होगा नेशनल लेवल पे, नेशनल पॉलिटिकल लीडरशिप, स्टेट पॉलिटिकल लीडरशिप, हेल्थ मिनिस्टर, सब लोग बैठकें कर रहे हैं। बैठकों का दौर शुरू हो गया है, सब डरे हुए हैं कि जो चीन देश में होता है क्या वो हमारे देश में हो सकता है? तो माय आंसर इज परहैप्स नॉट। ये मैंने क्यों कहा है परहैप्स नॉट? आपके दर्शकों को मेरा उद्देश्य है डराना नहीं, सिर्फ एहतियात ले जाना। पहली बात, हमारे देश में 212 करोड़ यूनिट वैक्सीन की लग चुकी है, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, क्योंकि बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन। अब तो एक इंटरनेशनल वैक्सीन, नाक की वैक्सीन की, नेजल ड्रॉप की वैक्सीन भी आ गई है, वो भी हफ्ते तक अवेलेबल होगी। दूसरा, मैं आपको याद दिला दूं, पहली वेव में तो थोड़ा कम हुआ था, दूसरी वेव में जब डेल्टा वेरिएंट था तो हमें से बहुत ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन हुआ था। कुछ लोगों को तो अस्पताल पहुंच गए, कुछ ICU पहुंच गए, कुछ बेचारे जान नहीं बचा पाए, लेकिन बहुत सारे लोग। बिल्कुल सर, जब पहली या दूसरी लहर आई थी तब वैक्सीनेशन बहुत कम हुआ था लोगों का, अब वैक्सीनेशन ज्यादातर लोगों का हो चुका है। लेट मी कंप्लीट। जी। उससे फायदा क्या हुआ? हम इंडियंस एज ए कम्युनिटी प्रोटेक्टेड हैं इंडिविजुअली और हर्ड इम्यूनिटी से। तो अभी हमें बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, जैसा कि एकदम लोग कहेंगे डॉक्टर ने कोरोना के इतने प्रोग्राम कराने क्यों शुरू हो गए। तो मेरा आम जनता को एक ही आह्वान है, एक ही अपील है, काइंडली फॉलो द कोरोना प्रिपेयर्ड बिहेवियर। मैं दावे यकीन से कहता हूँ, अब कल परसों से वीकेंड शुरू हो गया, कल क्रिसमस डे है, एक हफ्ते बाद वो है न्यू ईयर है, तो लोग अब हमारी सुनने को राजी नहीं है। तो मैं इसकी अपील कर रहा हूँ, आप एंजॉय कीजिए, बट कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो कीजिएगा, मास्क लगाइएगा, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिएगा। इतना कर लें, और जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाया बूस्टर, वो लगवा लें। इतना कर लेंगे तो मैं समझता हूँ हमें कोई दिक्कत नहीं है। जी नरेश जी,
पहले की बात की जाए तो पहले मास्क वगैरह के हम आदी नहीं थे, और इस बार अब जब कोरोना आया है, हम पहली और दूसरी लहर में परिणाम देख चुके हैं, दुष्परिणाम। तो कोरोना के लिए, इस वेरिएंट के लिए मास्क या सैनिटाइजर है या सोशल डिस्टेंसिंग है, वो कितना कारगर साबित होगी, कितना जरूरत है इन सब चीजों का पालन करने की? क्योंकि दवाइयां या अस्पताल की बात तो हम बाद में करें, पहले तो सबसे पहले यही है कि हम इन्फेक्टेड ही ना हो। आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमेशा कहते हैं हम डॉक्टर्स लोग, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आज भी अगर मैं दिल्ली या एनसीआर की बात करूं तो बिलीव मी पूजा कि लोगों को ये बात अभी समझ नहीं आई है जी। आज भी आई वुड से नॉट इवन 5 to 10% पीपल आर यूजिंग द मास्क, 80-90% यूज नहीं कर रहे हैं। जी। तो उन्हीं लोगों को मेरी अपील है कि आप डरिएगा नहीं कि क्या हो जाएगा, वैसा दोबारा हो जाएगा, वैसा दोबारा नहीं होगा। जी। आप सिंपल बातें तो फॉलो करनी पड़ेगी। मैं आज देखा हूँ, आई हैपन टू गो टू कनॉट प्लेस, सदर बाजार वगैरह जाओ, होलसेल मार्केट में, मेट्रोज में, ट्रेन में, बसेस में लोग मास्क नहीं पहन रहा। आपके चैनल के माध्यम से मेरी इन लोगों को अपील है, भाई डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। बहुत पहले ये वेव हमारे देश में ज्यादा एंटर नहीं कर पाएगी। ये हमारी विश्वास भी है, हमारी उम्मीद भी है और हमारी कोशिश भी है। लेकिन अगर लोग कॉपरेट नहीं करेंगे तो वो तो क्या होगा भगवान ही जानता है। इसलिए इन लोगों को अपील है कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, हैंड वॉश या हैंड सैनिटाइजेशन, एंड लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट अपनी इम्यूनिटी के लिए अपना एक एयरवेज बैलेंस डाइट खाना। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं समझता हूँ चाहे 1 वेव आए चाहे 2 वेव आए, कुछ नहीं होगा। और मैं एक बात और बता दूं, मास्क से आप कोरोना से भी बचते हैं। मास्क से जो दिल्ली एनसीआर में आजकल एक इन्फ्लुएंजा या फ्लू या वायरल फीवर भी चल रहा है जी, उससे भी बचेंगे। और जो प्रदूषण है जो कि इन जगहों पे बढ़ने वाला है, जैसे ही हवा ठंडी होगी वो बढ़ जाएगा। तो इन तीनों जो से एक ही तीर से आप 3 वार कर रहे हैं और 3 बचाव कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि मास्क तो आप जरूर पहनिए। बिल्कुल सर, मास्क जरूर पहने, इसकी अपील हम भी करते हैं लोगों से। अनिल जी, आपसे जानना चाहूंगी कि कोरोना के जो नए वेरिएंट आया है, इसका जो कहर है वो चीन में तो देखने को मिल ही रहा है, वहां पर तो हालात बिगड़ ही रहे हैं, बेकाबू होते जा रहे हैं। वहीं चीन और भारत के लोगों के बीच में खान पान में काफी अंतर है, डेली लाइफ, डेली रूटीन भी काफी अंतर है, और अब तो यहाँ पर बूस्टर डोज भी लगनी शुरू हो गई है। कुछ % लोगों को लग भी चुकी है, तो ज्यादातर लोगों को टीके की एक ना एक डोज भी लग गई है। ये जो टीके की डोज है, बूस्टर डोज है, ये कितना फायदेमंद हमारे लिए रहेगा? और बूस्टर डोज की बात की जाए तो बूस्टर डोज की जो मियाद है वो कितने टाइम तक हमारे शरीर पर प्रभावी रहता है? जी, बूस्टर डोज जो है हमारे शरीर पे काफी समय तक प्रभावी रहता है। अगर हम लोगों को उसकी जांच करानी है तो उसके लिए आईजीजी, आईजीएम जो टेस्ट हम कराते हैं, वो भी करा के देखते हैं। और फिर भी जो BF जो वायरस जो है कोरोना का, उसमें हमारी वैक्सीन कम से कम 70 से 80% कारगर है और वो कारगर रहेगी। चाइना की वैक्सीन के मुकाबले हमारी वैक्सीन बहुत मजबूत है और बहुत ही ज्यादा कारगर है। इससे लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बूस्टर डोज जिन लोगों पे नहीं लगी है वो लोग बूस्टर डोज लगवा लें और इसमें काफी हद तक हम इसमें सिक्योर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी हमने जो डेल्टा ओमिक्रॉन आया था तो उसको लगने से काफी लोग कोरोना से बच गए थे। सर, वैक्सीनेशन की बात की जा रही है तो वैक्सीनेशन तो चीन में भी हो ही चुका है। आप बोल रहे हैं कि वहां का जो वैक्सीनेशन वो इतना प्रभावी नहीं था। आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि वहां भी टीकाकरण के बावजूद ये जो नया वेरिएंट है वो लोगों पर इतनी बुरी तरह असर डाल रहा है कि लोगों को जान गंवानी पड़ रही है? बेसिकली क्या है, उसका जो डिवीजन है, ओमिक्रॉन के जो सब डिवीजन है, उसको पहचानने में थोड़ी दिक्कत है वहाँ जी। और वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है चिकित्सा का अभी पूरी तरीके से मुझे लग रहा है वहाँ काम नहीं कर रहा है। जैसे कि मैं भी देख रहा हूँ वहाँ पे कुछ लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है, उन लोगों का इलाज भी नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में सभी को 95% वैक्सीनेशन पूरी से होता है जी। लोग कहते हैं और मुझे लग रहा है कि 100% हमारे देश में वैक्सीनेशन हो जाएगा। पर फिर भी हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो है, जैसे मास्क लगाते थे हम, 2 गज की डिस्टेंस मेंटेन करते थे, हैंड सैनिटाइजर करते थे, वो हमें फॉलो करके रखना है जी। और सरकार की जो गाइडलाइन है, जो सरकार गाइडलाइन हमें दे रही है, उस गाइडलाइन के अंदर हमें रहना है। चाहे वो हम चिकित्सक हैं, चाहे हम नागरिक हैं, सभी को आह्वान करना है कि भाई मास्क लगा के रखिए और हैंड सैनिटाइज करते रहिए। तो काफी डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। जैसे कि अभी न्यू ईयर पार्टी आने वाली है, बिल्कुल सर। तो न्यू ईयर पार्टी में लोग गेट टुगेदर करते हैं, उन लोगों को भी सोचना है कि भाई हमको किस तरीके से पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, या अभी क्रिसमस डे आने वाला है, उस पर हमें कैसे लोगों को या बच्चों को भी मैं कहना चाहूंगा, स्कूल में जो प्रोग्राम होते हैं तो लोगों उसको कैसे उसको करना है, स्कूल वालों को कैसे बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, उस तरीके से वो देखना पड़ेगा।
बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं सतर्कता और सावधानी बहुत जरूरी है। और एक चीज और यहाँ पर जानना चाहूंगी, नया जो वेरिएंट है, ये जो अभी आरटीपीसीआर टेस्ट होते हैं, क्या इसमें इस नए वेरिएंट की पुष्टि हो पा रही है? क्योंकि अभी ज्यादातर केस आए नहीं है, एक या दुक्का केस मिले हुए हैं, तो ये जो आरटीपीसीआर टेस्ट में इसकी पुष्टि हो पा रही है इस नए वेरिएंट की? अभी जो हमारे यहाँ पे केस मिले हैं, जो हमारे जी। यहाँ 4 केस पहले मिले थे, 2 केस हमारे गुजरात में मिले थे, 2 केस उड़ीसा में मिले थे, अभी कल हमारे यहाँ परसों केस एक मिला है उत्तर प्रदेश में। तो जी। उसकी जांच जो आरटीपीसीआर द्वारा ही की गई है, और चिकित्सक ने उसके जो साइन सिम्टम्स है वो भी डिफरेंट देखे गए हैं। 5-6 साइन सिम्टम्स बिल्कुल अलग है पहले से, और जो पहले सिम्टम्स है वो तो है ही है, और ये जो 5-6 सिम्टम्स जो अलग आए हैं, इनकी थोड़ी और डायग्नोज करना है हमें कि भाई जी। किस तरीके से पेशेंट को दिक्कत आ रही है, थ्रोट में इन्फेक्शन है या उसको सांस लेने में दिक्कत है। तो कई तरीके से दिक्कतें आती हैं, पर आजकल जो कॉमन फ्लू चल रहा है उसमें दोनों में हमें डिफरेंशिएशन देखना है कि कौन सा कोरोना हो सकता है और कौन सा कोरोना नहीं हो सकता। इतना अनुभव हमारे चिकित्सकों को भी हो चुका है कि हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं। जी। हाँ, ये कि डिफरेंशिएशन जो है, हाई ग्रेड फीवर आता है, एब्डोमिनल पेन बहुत ज्यादा होता है, लूज मोशन भी है, वोमिटिंग भी है, और जो सांस लेने में दिक्कतें हैं, काफी दिक्कतें पहले भी थी, और अब जो थोड़े से 4-5 जो लक्षण है वो बिल्कुल डिफरेंट है पीएफ शेड्यूल के। अमित जी, आपके पास आना चाहूंगी। उत्तराखंड की अगर बात करें, क्रिसमस का त्यौहार आने वाला है और न्यू ईयर आने वाला है, तो बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो वहां पर पहुंचते हैं, गेट टुगेदर करेंगे, सेलिब्रेशन होगा। इसके लिए जो राज्य सरकार है उसकी तरफ से क्या कुछ तैयारी होनी चाहिए? क्या कुछ एहतियात या गाइडलाइन देने की जरूरत है ताकि जो संक्रमण है वो ना बढ़ सके या उस पर कंट्रोल किया जा सके? जहाँ तक मुझे ज्ञात है, इस मामले में जो है उत्तराखंड सरकार ने ऑलरेडी संज्ञान ले लिया है जी। और इस बारे में जल्दी एक एडवाइजरी जारी कर दी जाएगी। जी। और मेरे ख्याल से आज मीटिंग है, मेरे जी। ख्याल से शाम तक इस बात आ जाएगी कि जो है जो पर्यटक हैं वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैसे लागू हो। नागरिक के तौर पे तो वो उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन प्रशासन के तौर पे कैसे उसको लागू किया जाए, जी, इस बारे में प्रशासन जो है अपनी तैयारियां कर रहा है। जी। कोविड का ये जो नया वेरिएंट है, इसकी अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात की जाए तो वो क्या है? कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वही बिहेवियर है जिनको हम पहले कोविड और दूसरे कोविड वेव में जो है जानते हैं। जी। मास्क का पहनना, 2 हाथों की डिस्टेंस रखना, अगर आपको बुखार आता है या कुछ सिम्टम्स पेट के भी हो सकते हैं, जैसे उल्टी या दस्त आना, जी। सब सिम्टम्स के पता चलते ही पास के अस्पताल में जाकर, जहाँ पर भी कोविड टेस्टिंग होती है वहाँ पे जांच कराना। अगर आप जांच में पॉजिटिव हैं तो आप आइसोलेट कर देना। जी। और उसके बाद क्योंकि हमें जो है ये वेरिएंट में सिम्टम्स माइल्ड हैं, लेकिन ये ध्यान ज्यादा रखना है कि हम अगर कोई सर, पिछले वेरिएंट जो सामने आए हैं, पिछले वेरिएंट से ये वेरिएंट कितना अलग है और कितना खतरनाक है? नहीं, अगर सिर्फ अंतर ये है, ये ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि इसका जो आर फैक्टर है, आर फैक्टर का मतलब होता है एक पेशेंट कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है, तो वो आर फैक्टर पिछले वालों से ज्यादा है जी। लेकिन इसका 16 है, ओमिक्रॉन का 12 था, 11-12। तो ये इन्फेक्ट तो ज्यादा लोगों को कर सकता है, जैसे कि सर्दियों में खासकर इन्फ्लुएंजा या फ्लू की जैसी चीजें चलती हैं और वो बहुत तेजी से फैलती हैं, ये उसी तरीके का है। लेकिन इसके सिम्टम्स जो हैं वो बहुत हल्के हैं। अपने आप ही मरीज अगर आराम करे, अपने आप को पानी और उस मात्रा को ऑप्टिमम रखे, तो ये जल्दी ही बीमारी 3-4 दिन में खत्म हो जाती है। ये हल्की है, बस एक ही ध्यान रखना है, 2 चीजें, फिर मैं उसी बात पे जोर देता हूँ। 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो जो हमारे वृद्ध लोग हैं घर पे, उनका ध्यान रखना है। अगर किन्हीं को कोमॉर्बिडिटीज है, मतलब डायबिटीज, हाइपरटेंशन, उनका ध्यान रखना है। ये एक चीज है। और दूसरी चीज जो पिछली वेव्स में हमने यहाँ पर नोटिस की थी, वो ये था कि लोग बाहर जाकर खुद से दवाइयाँ खाना शुरू कर दिया था। वो इस तरह से एक चिंता का विषय बन गया था, एक ऐसा पैनिक क्रिएट हो गया था जनता में, जिसने जनता ने काउंटर्स पे जाके, फार्मेसी स्टोर्स पे जाके स्टेरॉइड टैबलेट खानी शुरू कर दी थी।
जी। तो मेरा आग्रह है आपके कार्यक्रम के माध्यम से कि जनता इस बार इस बात को समझे जी कि पिछली बार बिना डॉक्टरी सलाह के अगर वो स्टेरॉइड बिल्कुल सर, बिना डॉक्टरी सलाह के हम भी अपील करेंगे कि कुछ भी ना किया जाए और जो गाइडलाइन जारी की जा रही है उस पर अमल किया जाए। नरेश जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि सरकार की इस पर क्या कुछ तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि पिछले जो दुष्परिणाम है वो हम देख चुके हैं। अब किस तरीके से सरकार को सतर्क रहना चाहिए, किस तरह लोगों को आगाह करना चाहिए, क्या क्या गाइडलाइन जरूरी हैं एहतियात के तौर पर? देखिए, जो 2-3 मीटिंग्स पिछले 2-3 दिन में हुई हैं, जो जी सीएमओ लेवल पे भी हुई हैं और वेरियस स्टेट चीफ मिनिस्टर लेवल पे हुई हैं और हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर अलोंग विद द हेल्थ मिनिस्टर्स ऑफ अदर स्टेट्स हुई हैं, तो कुल उभर के एक ही बात बाहर आई है। पहली बात, कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है। नंबर 2, प्रिपेयर्डनेस एट हॉस्पिटल लेवल, क्योंकि हम रखते थे डेडिकेटेड बेड्स होने चाहिए, ऑक्सीजन का अच्छा स्टॉक होना चाहिए, एसेंशियल ड्रग्स का अच्छा स्टॉक होना चाहिए और आईसीयू बेड्स कभी, चूंकि हमने इसके लिए डेजिग्नेट नहीं किए क्योंकि अभी स्थिति बहुत खराब नहीं है, लेकिन एक मेंटल प्रिपेयर्डनेस उसके लिए रखना बहुत जरूरी है। और उससे भी ज्यादा जरूरी है, जो आप बार बार आप हमसे पूछा जा रहा है, गवर्नमेंट क्या तैयारी करे। जी So I would say it is not at this time the government to act. It is at this time the people, आम हिंदुस्तानी, आप एक एवरेज इंडियन उस बात को समझे, भाई अभी कुछ नहीं है, लेकिन कब वैसा हो जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। अभी हम इस बात से आश्वस्त हो रहे हैं कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। जो अभी बात चल रही थी मेरे को पैनलिस्ट से कि चाइनीज वैक्सीन समहाउ थोड़ी कम इफेक्टिव पाई गई है, हमारी जो टोटली इंडिजिनस वैक्सीन कोविशील्ड तो बाहर से कोवैक्सीन थी, वो बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन थी, उससे हम काफी हद तक बचे हुए हैं और प्लस उससे ज्यादा बचे हुए हैं हम, तो हमने न्यूक्लियर इन्फेक्शन होने दिया। चाइना क्यों मारा जा रहा है? चाइना ने एक नो कोविड पॉलिसी अपना ली थी। उसने कहा कि लोग तुम अंदर हो, तुम बाहर नहीं निकलोगे। उससे क्या नुकसान हुआ कि लोग एक्सपोज ही नहीं हुए। आप मान के पूजा ये बात आप समझ लीजिएगा, भी समझ ले। कई लोगों को जो अस्पताल तक नहीं पहुंचे, आईसीयू तक नहीं पहुंचे, उनको कई लोगों को थोड़ा इन्फेक्शन हुआ है, कई लोगों को सब क्लिनिकल तो होता है कि सिम्टम आए ही नहीं, इन्फेक्शन हो गया। उससे क्या होता है कि उनका एक नेचुरल वैक्सीन लग गई उनको, उससे उनको बचाव मिल गया। तो आज हम हिंदुस्तानी बड़े खुश हैं और बड़े आराम से बैठे हैं, तो इसी आश्वासन पे कि शायद हम इम्यूनाइज्ड हैं अपनी वैक्सीन से भी और नेचुरल इम्यूनिटी से जो हमने इन्फेक्शन से पाई है। लेकिन इसके बावजूद भी तो ये BF है, जो BF.7 जो वायरस है, वेरिएंट है, ये इसको इस इम्यूनिटी को क्रॉस कर सकता है। दैट मींस कि कब हमारे वो दिन आ जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा। बिल्कुल, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी वैक्सीन जिसने कहीं नहीं लगवाई, जो बिल्कुल सर, सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही जो वैक्सीनेशन अभियान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, वैक्सीनेशन की डोज जरूर लें, बूस्टर डोज लें, या जिसको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है वो वैक्सीनेशन जरूर कराएं। सतर्कता, सावधानी ही बचाव है। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए मेरे साथ आप सभी का। तो चर्चा में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।